फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो थर्ड टियर मैनेजमेंट थी, उन दोनों ने बैठ के जो ड्राफ्ट तैयार किए, एक दूसरों के साथ शेयर किए, फिर 21 घंटे की तवील नशिस्त जो हुई उसके अंदर जो बातचीत हुई, कहीं ना कहीं पे वे आउट निकला है, लेकिन उसे दुनिया को नहीं बताया जा रहा। जब आप एक 40 दिन की जंग लड़कर आ रहे हो और आप एक साल के अंदर दूसरी बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट से निकल कर आ रहे हो, फिर दिहाइयों का एक अदम एतमाद हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप इस्लामाबाद के अंदर बैठे और आप शीरो शकर हो जाएंगे और आप जफ्फियां डालेंगे, बहुत स्माइल्स वाली तस्वीरें आएंगी? ऐसा हो नहीं पाएगा ना। उसकी वजूहत ये है कि आपका बहुत ज्यादा बदएतमादी है और उस बदएतमादी की वजह से सिर्फ आपका उस मुज़ाकरात की मेज के ऊपर बैठना ही बहुत बड़ी कामयाबी थी। अल जज़ीरा ने तबसरा किया, वो मुझे सबसे माकूल तबसरा लगा। उनका कि देखिए, अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। अब उसकी वजह यह है कि ऐसा तो नहीं है कि कहा गया हो कि अमेरिका और ईरान आपस में कम्युनिकेट इसके बाद नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन के तमाम चैनल्स बंद हो गए, ये नहीं कहा गया। एक एलिमेंट है सिर्फ, वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़, ये सारी बातें, ये सारी कॉम्पनसेशन इररेलेवेंट है। अमेरिकन का प्रॉब्लम क्या है? अमेरिकन ये चाहते हैं कि हमारा एक मैकेनिज्म हो जो हम ईरान के अंदर डिप्लॉय करें और उसकी बुनियाद के ऊपर हम मेक श्योर करें कि क्या ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ईरान क्या कह रहा है? ईरान कहता है कि आप हमारी जुबान पर एतबार करें, आप जो है वो कहते हैं लिख कर दे, मैकेनिज्म दे, शायद उस पर भी डेट ना हो। वो जो माइटी अमेरिका था उसको लॉस पहुंचा है, आपकी क्रेडिबिलिटी को लॉस पहुंचा है, और आपने चूंकि डंडे के जोर के ऊपर किसी और मुल्क ने सब कुछ इतना किया है, तो शायद दुनिया उस तरह से ट्रस्ट आप पे नहीं करेगी और दुनिया अब मुतबादिल तरफ देख रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक तरफ मुज़ाकरात के बाद खामोशी के जो कुफल हैं वो टूटते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमें मंजरनामा ये दिखाई देने को मिल रहा है कि आबनाए हर्मुज़ में डिस्ट्रॉयर जो है वो अमेरिका तैनात कर चुका है। अमेरिका ये पैगाम दे चुका है कि जहाँ पे बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, उन बारूदी सुरंगों को तबाह किया जाएगा और उन्हें वहाँ से निकाला जाएगा, और नेवल ब्लॉकेड करेंगे हम ईरान की, कि ईरान जाने वाले और आने वाले जहाज़ों के ऊपर नज़र रखी जाएगी। और दूसरा ये कि ईरान को अगर कोई टॉल अदा करके जहाज़ आ रहा है तो उसे गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन क्या ये सिर्फ ईरान और ख़ित्ते के ममालिक के जहाज़ होंगे? सवाल ये पैदा होता है कि चाइना, रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के अगर जहाज़ यहाँ से आते हैं तो उनकी इस बात की निशानदही कौन करेगा कि ये टॉल ईरान को अदा करके आए हैं या टॉल ईरान को अदा करने के बगैर आए हैं? और बिलफर्ज ईरान अगर किसी को बगैर टॉल के वहां से गुजरने की इजाजत दे दे तो वो आगे जाके यकीन दहानी किस तरीके से करवा पाएगा कि मैं टॉल दिए बगैर आया हूं? लेकिन क्या मुज़ाकरात का यही नतीजा था कि इस तरीके से अमेरिका आए और खित्ते में अपनी इजारादारी फिर से कायम करने के लिए बहरी रास्तों की बंदिश जो है उसका मंजरनामा वज़ा कर दे? और उससे पहले वो ये बयान दे चुका हो कि बहरी रास्तों की बंदिश बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, और उसी पे वो ईरान पे बैशिंग कर रहा हो। क्या इस्लामाबाद में कुछ नहीं हुआ? क्या दरमियानी रास्ता कोई नहीं निकला? क्या ड्राफ्ट जो दोनों से शेयर किए गए थे उसमें से वे आउट निकालने के लिए चंद निकात के ऊपर इत्तफाक नहीं हो सका? आने वाले दिनों के अंदर क्या मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा? पाकिस्तानी वफ़द जो इस वक्त सऊदी अरब और कतर जो है वो जा रहा है, उसके मकासद क्या हैं? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला है और बाहमी ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर ये वफ़द जो है वो जा रहे हैं, या फिर इस पूरे जंग के मंजरनामे में ये वफूद का जाना जो है ये एक खुश आइंद भी है और आने वाले दिनों का मंजरनामा रोशन करने के हवाले से भी है? और बिलखुसूस पाकिस्तानी मीडिया का किरदार जो रहा इस पूरे मुज़ाकरात में, जिस पे हर्फ भी उठाए जाते रहे और किसी दूसरी तरफ से उसके ऊपर पर्दा भी डाला जाता रहा, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, उमर दराज गोंदल। उमर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कन्वेंशन सेंटर का मंजरनामा था, बहुत सारे लोग ये कहते रहे, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी एक दो रिपोर्टर्स ने अपना तजिया शेयर किया कि पाकिस्तानी सहाफ़ी जो थे वो बैनुल अक़वामी मीडिया की खबरें दे रहे थे, पाकिस्तान के अंदर उनके पास खबरें मौजूद नहीं थी। क्या हम इसे सिर्फ ये समझें कि जो वहाँ पे गए उनको खबरें फराहम नहीं की गई, या फिर हम ये कहें कि खबरें अगर किसी के पास मौजूद थीं तो हिफ्ज़े मातकद्दुम सालिस का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा था, तो यूं पाकिस्तान ने वो खबरें शेयर नहीं की? क्योंकि हामिद मीर साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा बहुत सारी खबरें हमारे पास मौजूद हैं, हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ब्रेक करेंगे तो मशरक़ वस्ता के ममालिक उसे ये कह के चला देंगे कि जियो ने ये खबर दी है, तो इसलिए बहुत सारी बातें जो हैं वो अभी सीने के अंदर दफन है। तो क्या ये हिफ्ज़े मातकद्दुम इक़दाम था, या फिर इसके ऊपर जो तनकीद हो रही है उसे ही हम जायज़ समझें?
अच्छा यासिर साहब, एक तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं इसमें कहना ये चाहता हूँ कि एक में सबसे पहले ये रोल देखना है कि पाकिस्तान जो है वो मेजबान था। हम्म। अगर पाकिस्तान से खबरें आती या पाकिस्तान की हुकूमत के जराये से भी खबर चलती तो शायद ये तासुर आता कि पाकिस्तान खुद लीक्स कर रहा है। हम्म। ये वैसे ही है जैसे आपकी मेरी कोई खुदा न खास्ता लड़ाई हो जाए तो हम किसी तीसरे फर्द के पास जाएं और मैं अपनी बात सुनाऊं और आप अपनी बात सुनाएं और तीसरा फर्द जाके सारी बातें बाहर सुनाए। हम्म। मेरे ख्याल से मैंने इसको सिक्रेसी से ज्यादा एहतियात का लफ्ज इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बहुत मोहतात रह के ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये जहां तक ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर खबरें क्यों नहीं आ रही थी या पाकिस्तान के सहाफी उस खबरों को ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहे, उसमें बहुत सारी वजूहात है। अगर उसको मेजबानी वाले फैक्टर को एक साइड पे भी कर दिया जाए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान के पास कौन से ऐसे सहाफी हैं जिसको आप ये कहिए कि जो एक्सपर्ट हैं इन चीजों के, जो सिफारतकारी के उमूर को समझते हूँ या कम से कम इंटरनेशनल उमूर को कवर करने का तजर्बा रखते हूँ या उनकी ट्रेनिंग करवाई गई हो। आप अगर देखेंगे तो कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो लोग ज्यादातर थे ये वही लोग थे मेरे समय जो हर मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, जो सियासत के ऊपर बात करते हैं, मैशत के ऊपर बात करते हैं, वो हर चीज के एक्सपर्ट है। पाकिस्तान के अंदर फॉरेन ऑफिस की बीट उस तरह से एस्टैब्लिश बीट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीट नहीं है या लोग वहां पे उसको कवर नहीं करते, बड़े अच्छे सहाफी हैं, बड़े अच्छे नाम हैं जिसको कवर करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान अगर कोई इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस मौजूद थी या पाकिस्तान के मीडिया को बात की गई थी तो वो शायद इसीलिए थी। पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे कोई बैड इंप्रेशन क्रिएट हो या कम से कम ये तासुर जाए कि पाकिस्तान की जानिब से लीक्स हो रही हैं। सो जो भी हो रहा था वो अगर अमेरिकन अपने जर्नलिस्ट को साथ लेकर आए थे तो अगर आपने देखा हो कि अमेरिका के सदर ने भी तो आखिर ऐसा नहीं किया ना कि उन्होंने तमाम ही सहाफियों को बुलाया हो, जिसमें ईरान के सहाफी भी हूँ, पाकिस्तान के सहाफी भी हूँ। उनका जो व्हाइट हाउस का पूल है वही वहां पे सरीना के अंदर कवर कर रहा था। इसी तरह से जो ईरान के जर्नलिस्ट थे वो भी अपने डेलीगेशन के साथ आए हुए थे और अगर आप देखेंगे तो ईरान का जो नैरेटिव था वो ईरान के सहाफियों के जरिए आ रहा था। सो इसको थोड़ा सा उस लिहाज से कई इसकी डायमेंशंस है, उस नजर से देखना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है जो हमारे बहुत सारे जो मकामी सहाफी या हमारे कुलीग्स थे उन्होंने बहुत मीठा डाल दिया। मीठा डालने से मुराद ये है कि अगर ये मुज़ाकरात किसी भी जगह पे ऊपर हो रहे होते तो क्या उस मुल्क की हुकूमत जो है वहां पर इस किस्म के इंतजामात ना करते, क्या वो फैसिलिटेशन सेंटर ना बनाती, क्या वो इंफॉर्मेशन के डेस्क ना लगाती? ये मामूल की कार्रवाई है। ये वैसे ही है जैसे अमेरिका के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होता है और अमेरिकी हुकूमत इस बात पे ढिंडोरा पीटना शुरू कर दे कि देखो भाई यहाँ पे यूएन का इजलास हो रहा है और हमने देखे उनके लिए कितने जबरदस्त इंतजाम किए। ये हुकूमत की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपने खबर नहीं आ रही थी, चीजें नहीं आ रही थी और जब इन चीजों पर ज्यादा फोकस हुआ तो फिर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ जो मेरे ख्याल से नेचुरल है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या वो जो तासुर एक बिल्ड करने की कोशिश की गई कि इन मुज़ाकरात का नतीजा कुछ नहीं निकला, यहाँ पे दोनों अतराफ में जो ड्राफ्ट रखा गया था या जो निकात रखे गए थे उस पर डेड लॉक है, क्या ये तासुर ठीक है या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो थर्ड टियर मैनेजमेंट थी उन दोनों ने बैठ के जो ड्राफ्ट तैयार किए एक दूसरों के साथ शेयर किए, फिर 21 घंटे की तवील नशिस्त जो हुई उसके अंदर जो बातचीत हुई कहीं ना कहीं पे वे आउट निकला है लेकिन उसे दुनिया को नहीं बताया जा रहा और हो सकता है कि उसे दूसरे मुज़ाकराती दौर के बाद या फिर दूसरे मुज़ाकराती दौर की जरूरत ना पड़े और उसे कुछ दिनों तक दुनिया को बता दिया जाए। अच्छा यासिर, मैं इस इंप्रेशन के साथ नहीं था कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अगर आप ये देखें अमेरिका के सदर ने जो गुफ्तगू की, नायब सदर ने, उन्होंने ये कहा कि हमने एक बेस्ट ऑफर ईरान को दी है, सो अब फैसला ईरान को करना है। उसके बाद अगर ईरान का जो डेलीगेशन के सरबराह गालिबाफ साहब, अगर आप उनके उस ट्वीट को देखें या उनकी जो हुकूमत की तरफ से आया कि देखिए हमने बहुत लचक का मुजाहरा किया, हमने ये भी किया लेकिन अमेरिका भागना चाहता था। तो तासुर, मेरा तासुर ये था कि दोनों फ्रीकैन ये कह रहे हैं कि हम कुछ करना जरूर चाहते हैं, डील करना चाहते हैं या आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, सो वो नहीं करना चाह रहा। और आप जरा देखिए ना कि जब आप एक 40 दिन की जंग लड़कर आ रहे हो और आप एक साल के अंदर दूसरी बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट से निकल कर आ रहे हो, फिर दिहाइयों का एक अदम एतमाद हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप इस्लामाबाद के अंदर बैठे और आप शीरो शकर हो जाएंगे और आप जफियां डालेंगे, बाहर स्माइल्स वाली तस्वीरें आएंगी? ऐसा हो नहीं पाएगा ना। उसकी वजूहात ये है कि आपका बहुत ज्यादा बदएतमादी है और उस बदएतमादी की वजह से सिर्फ आपका उस मुज़ाकरात की मेज के ऊपर बैठना ही बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। मैं उसको इस नजर से देखता हूं, जो अल जजीरा ने तबसरा किया वो मुझे सबसे माकूल तबसरा लगा। उनका कि देखिए अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। अब उसकी वजह यह है कि ऐसा तो नहीं है कि कहा गया हो कि अमेरिका और ईरान आपस में कम्युनिकेट इसके बाद नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन के तमाम चैनल्स बंद हो गए, ये नहीं कहा गया।
हाँ, ये कहा गया कि आपने सही फेयरनेस का मुजाहरा नहीं किया, आपने लचक का मुजाहरा नहीं किया, और फिर जिस तरह से वो यहाँ से रवाना हुए, पाकिस्तान ने उनको रवाना किया, तो तासुर यही था कि शायद एक और राउंड होगा। और मैं इसको इस पैमाने पर परख रहा था कि अगर 21 तारीख को जो सीज फायर खत्म हो रही है, हम्म। अगर उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कहीं ना कहीं सिफारतकारी का रूम मौजूद है, दोनों तरफ इस बात की वो एक उम्मीद मौजूद है कि कहीं ना कहीं निगोशिएशंस बर्बाद हो सकते हैं। देखिए, एक एलिमेंट है सिर्फ, वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़, ये सारी बातें, ये सारी कॉम्पनसेशन इररेलेवेंट है। अगर आपको कोई याद हो कि किसी मुल्क ने जंग लड़ी और बाद में वो कह दिया आप मुझे कॉम्पनसेशन दे, तो उनका जी हाँ ये ले, आप जो है $5 अरब ले लें, ऐसा होता नहीं है। ये सारे के सारी बहुत सारी डिमांड्स है। जैसे अमेरिका का अगर कोई वहां पे अफराद पकड़े हुए, तो उनका इन जंग से तो कोई लेना देना नहीं है। ये बुनियादी तौर पर गिव एंड टेक होता है कि देखिए हमने आपके लिए छोड़ दिया, हमने आपके लिए छोड़ दिया। इसमें अल्टीमेटली जो चीज आनी है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और जो जिनेवा के टॉक्स हुई थी वो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेवेंट थी। उसके अलावा सारी गैर जरूरी बातें हैं। उसके ऊपर कितना तैयार होता है, उसमें जो हमारे सामने चीजें आई हैं कि आज भी न्यूयॉर्क टाइम्स उसके ऊपर लेके आया है, या दीगर इंटरनेशनल मीडिया लेकर आया है कि जनाब वो देखें ईरान 5 साल के लिए तैयार है, वो खत्म नहीं करेगा। हम वो ये कहता है कि हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं, डिले में ले जाते हैं। अमेरिका कहता है नहीं 20 साल के लिए, और साथ ही फिर रशिया कहता है कि आप वो एनरिच्ड यूरेनियम जो आपके पास है वो हमारे पास एक बात है। असल बात यह है कि अमेरिकन का प्रॉब्लम क्या है इस वक्त। अमेरिकन ये चाहते हैं कि हमारा एक मैकेनिज्म हो जो हम ईरान के अंदर डिप्लॉय करें, और उसकी बुनियाद के ऊपर हम मेक श्योर करें कि क्या ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ईरान क्या कह रहा है? ईरान कहता है कि आप हमारी जुबान पर एतबार करें, आप जो है वो कहते हैं मैं लिख कर दे, मैकेनिज्म दे, शायद उस पर भी डेड ना हो। अच्छा, अब क्या ये मुमकिनात में से है कि रशिया की जो ऑफर है वो अमेरिका कबूल कर ले? ईरान के बारे में तो तासुर ये है कि शायद ईरान कबूल कर ले, लेकिन अमेरिका कबूल कर सकता है, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब न्यू स्टार्ट मुआहिदा जो है वो खत्म होने का आखिरी साल है, जब अमेरिका को ये खदशा है कि एक न्यूक्लियर दौड़ जो है वो फिर से दुनिया में शुरू होने जा रही है, जब खुद डोनाल्ड ट्रंप कुछ अर्सा पहले ये कह चुके हैं कि हम फिर से न्यूक्लियर धमाके करेंगे और न्यूक्लियर कैपेसिटी को मजीद बढ़ाएंगे। तो क्या ऐसे वक्त में ये मुमकिनात में से है कि 20 और 5 की बजाय बीच का रास्ता निकाल के रशिया के ऊपर एतमाद अमेरिका कर ले? देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर इस पूरी वॉर के दौरान सिर्फ आप अब्बास अराक्ची साहब के इंटरव्यूज निकाल कर देख लें, जो इंटरनेशनल मीडिया से, खासकर जो अमेरिकन मीडिया से बात की, उनसे बार बार पूछा जाता रहा, और उनसे हटकर भी अमेरिकन मीडिया जो है वो मुख्तलिफ दावे करता रहा। फिर खासकर यूक्रेन में दावा किया कि जो रशिया है वो उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है, उनको सैटेलाइट के हवाले से उनको असिस्ट कर रहा है। फिर इसी तरह से चीन के हवाले से खबरें आई। इवन ट्रंप साहब को कल परसों कहना पड़ा कि अगर चीन ने उनको वेपन्स दिए तो बहुत बुरा होगा, जिसके ऊपर चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, हमने ये देखा कि कल इस चीज को डिनाई किया, और उन्होंने कहा कि अब हम इस किस्म का कुछ कर नहीं रहे। और ईरान बार बार कहता था कि देखो रशिया और चाइना हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। उनसे पूछा जाता था कि आप ये बताओ कि क्या इस जंग के दौरान उन्होंने आपको फैसिलिटेट किया है? वो कहता नहीं नहीं नहीं, वो जंग के बाद, तो अभी तो जंग शुरू है, जंग के बाद बात करेंगे, लेकिन हमारे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। देखिए, ये इक्वेशन इतनी आसान नहीं है। जो यूक्रेन की वॉर है उसके अंदर ईरान का बड़ा एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है ईरान के साथ, जहां पे उन्होंने उनको शायद ड्रोन्स दिए और बहुत सारी चीजें दी, और वो उस मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहे। नंबर 1। नंबर 2, चीन उसमें दूसरा पार्टनर है, जहां पे बहुत सारी सैंक्शन से बहुत सारे मुल्क पीछे हट गए। तो उसमें क्या हुआ कि चीन उनसे तेल खरीदता रहा। अगर आज भी आप देखें, आज भी जो इंटरनेशनल मीडिया की खबर है कि करोड़ों बैरल का जो ऑयल है वो इस मार्च के महीने में गया, जो रिकॉर्ड है, जो आम मामूल हालात में नहीं जाता था, वो जंग के दौरान खरीदा। वो किसने खरीदा है? वो 80 to 90% तो चाइना खरीदता है। वो कि चाइना की जरूरत के सिर्फ 13% ऑयल है। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं क्या चाहते हैं, वो उनके साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आपने अगर देखा हो, जब ये सीज फायर, ये जंग खत्म करने की बातें हो रही थी, तो ईरान से ये बातें होती रही कि हमें कुछ परमानेंट गारंटर्स चाहिए, और वो चीन और ईरान है, चीन और रूस है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान जो है वो चीन को ऑन बोर्ड दिए हुए था। हमारी जो उनसे यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही थी, या फिर पाकिस्तान के सफारतकार साहब वहां पर गए, तो ये जो ऑफर है कि वहां पर आप अपनी इनरिच्ड यूरेनियम दे दें, देखिए ये तो तयशुदा बात है कि वो अमेरिका को, यूरोप को, किसी और बॉडी को ईरान नहीं देगा। नंबर 1। जहां तक बात रशिया की है, हाँ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, लेकिन मेरा एक सवाल और है जो मेरे जहन में आता है कि अगर उनकी पहले शायद उस तरह से वो परसू ना करना चाहते हो न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जब आपने इस किस्म की जारहियत उनके ऊपर की और इस किस्म के आपने हमले किए, आपने इतना ज्यादा डैमेज किया, जो कि आप कहा जा रहा है कि $200 अरब से ज्यादा का उनके नुकसान आपने कर दिया है, तो ईरान क्या अब नहीं परसू करेगा? क्या ईरान को इस बात का अंदाजा नहीं
है कि भाई ये तो हमारे सर्वाइवल का इशू है, हम तो कन्वेंशनली शायद इनका उस तरह से ना कर पाए जिस तरह से पाकिस्तान जो है हमेशा इंडिया को लेकर सोचता है। मेरे ख्याल से इस जंग ने बहुत सारे इबहाम दूर कर दिए हैं और उनको क्लैरिटी को लेके आ गए। अच्छा, इस पूरी जंग के अंदर चाइना के किरदार के हवाले से, क्योंकि चाइना मुतासरा मुल्क भी है, जिस तरीके से चाइना को बैरल फराहम किए गए हैं इस पूरी जंग के अंदर, वो भी $35 फिर से ऊपर के रेट पे फराहम किए गए जो माजी में फराहम किए जाते थे। लेकिन इस पूरी जंग में मुतासरा होने के साथ साथ एक राय ये भी है कि इस पूरी जंग का बेनिफिशियरी चाइना भी है। चाइना को ये है कि अमेरिका एक ऐसी जंग के अंदर कूद चुका है जिससे उसकी साख मुतासिर हुई है, जिससे उसका जाम टूटा है, जिससे उसकी फजाई ताकत के ऊपर सवालात उठे हैं, जिससे अंदरूनी तौर पे अमेरिका को नुकसान पहुंचा है और ट्रंप बड़ी मुश्किल के अंदर आए। अच्छा, मैं यासिर उसको बेनिफिशियरी तो चले आप इस नजर से देख रहे होंगे कि वो चले ऑयल उसके पास आ रहा है, वो सब कुछ है। मैं उसको इस नजर से देखता हूं कि देखिए, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, उसी तरह से एक ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर भी एग्जिस्ट करता है। ये जो पूरी की पूरी एपिसोड्स हैं, ये जो ईरान वाली एपिसोड है या वेनेजुएला वाली एपिसोड है, इसको आप उस पर्सपेक्टिव से देखिए। अब बात बड़ी सीधी सादी है कि दुनिया ये कह रही है कि अगर आप ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे तो आप दुनिया को कंट्रोल करेंगे। आप अगर देखेंगे तो सऊदी अरब ने अपनी जो बुहिरा अहमर वाली पाइपलाइन है उसको एक्टिवेट किया है, नंबर 1। फिर अगर आप इसी जो गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर चीन के जो सदर शी जिनपिंग है उनकी गुफ्तगू सुनेंगे जिसमें वो अपनी पार्टी के साथ वो कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने यही बात की कि आपको अब ऑल्टरनेट एनर्जी रूट्स के ऊपर जाना है, ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर जाना है। मैं इसको इस नजर से देख रहा हूं कि ये जो आपने अगर वेनेजुएला का ऑयल देखें, उसका चीन से लिंक देखें, फिर ईरान का देखें, तो बुनियादी तौर पे इसको सिर्फ आप ईरान वर्सेस अमेरिका मत देखें, इसको आप चाइना के फैक्टर को इग्नोर मत करें। और वो जब उनकी एनर्जी की उन जहां से सप्लाई आती है, कहां से है, गल्फ कंट्री से है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, ईरान से है, आप कह रहे हैं ब्लॉकेट की तरफ चले गए हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि वो कहीं ना कहीं मुतासरा मुल्क है या उसको हिट करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त जो अमेरिका है। लेकिन चीन के इस चीज का अंदाजा है। अब ये जंग ईरान वाली है, मैं इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूँ कि ये रीअलाइनमेंट्स की तरफ जाएगी। आपने देखा जिस तरह वो नेटो को टारगेट कर रहे थे, अगर आपको भी अंदाजा हो तो स्पेन के जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीन के अंदर मौजूद थे। इसी तरह से दीगर जो ममालिक हैं, यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पर गए हुए थे। तो लोगों को इस चीज का अंदाजा है। अमेरिका ने इस जंग के दौरान शायद वो ये समझे कि मैंने इसराइल के लिए बहुत सारे खतरात को एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन अमेरिका का जो स्टेचर है वो खतरे में जरूर पड़ा है, जिसमें ये कहा जाए कि आप जनाब अली, आपका अमेरिका का होना, वो जो माइटी अमेरिका था उसको लॉस पहुंचा है, आपकी क्रेडिबिलिटी को लॉस पहुंचा है। और आपने चूंकि डंडे के जोर के ऊपर किसी और मुल्क के सब कुछ इतना किया है, तो शायद दुनिया उस तरह से ट्रस्ट आप पे नहीं करेगी और दुनिया अब मुतबादिल तरफ देख रही है। अच्छा, आप समझते हैं कि इस जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेटो को सजा देने या इत्तेहादियों को सजा देने का जो तासुर दे रहे हैं वो उससे पीछे हट जाएंगे, या फिर आप ये समझते हैं कि नहीं, ये रीअलाइनमेंट में नेटो का मुस्तकबिल भी तय हो जाएगा? देखिए यासिर, आप क्या सजा उनको देंगे? ये आपके लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट था कि आप बुला रहे थे कि आए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाएं, आपका एक जो बड़ा पुराना इत्तेहादी बरतानिया है वो नहीं आया। नेटो कह रहा था कि देखो भाई, हम बाय डिजाइन इस किस्म की वॉर के लिए है ही नहीं है। फिर स्पेन जो आपको रोक रहा था, फिर इटली ने स्पेस आपको रोक दी, फिर फ्रांस ने आपको रोक दिया। तो ये सारे के सारे ममालिक जो थे, असल प्रॉब्लम वॉर नहीं थी। अमेरिका पहले भी वॉर में जाता रहा है, अफगानिस्तान की मिसाल है, इराक की मिसाल है और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे प्रिंसिपल था। वो प्रिंसिपल ये था कि आपके साथ एक मुल्क बात कर रहा था और उसने 2015 में एक उनके साथ जो वो कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डील की थी, जिसमें सारे उनके जो एलाइज हैं उसमें वो शामिल थे। आपने उसको आउट ऑफ नोवेयर उड़ा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। फिर आपने जंग मुसल्लत की, फिर आप बात पे गए, फिर बात कर रहे थे। सो उन मुल्कों का ख्याल ये था कि आपने एक तो एतमाद में नहीं लिया और फिर ये अमेरिकन वॉर नहीं है। फिर अमेरिका के अंदर जो सवाल उठ रहा था कि आप ये बताइए कि ईरान आपके लिए इमिनेंट थ्रेट कैसे है? उसने आपके ऊपर कोई हमला नहीं किया, उसने कोई ऐसी चीज नहीं की जिसकी बुनियाद के ऊपर करें। सो अमेरिका ने जानबूझ के अपने आप को मुश्किल में डाला। अगर आपने एंटनी ब्लिंकन जो उनके साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनका कल के आप इंटरव्यू देखें तो वो यही बात कर रहे थे कि ट्रंप ने खुद अपने आप को एक मुश्किल में फंसा लिया है। अब उस मुश्किल में से निकलना कैसे है, मेरे ख्याल उसके पास कोई रास्ता नहीं। अच्छा, क्या अगर इसका आउटकम कोई अच्छा निकलता है, जिस तरीके से बात हो रही है कि हम इसे डेडलॉक नहीं कह सकते,
हम ये नहीं कह सकते कि इसका खात्मा हो चुका, लेकिन अगर इसका कोई आउटकम निकलता है और बीच का रास्ता निकाला जाता है तो इसकी गारंटी कौन देगा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अपनी साख बहाल करने के लिए या उसका तासुर बहाल करने के लिए फिर कोई हमले नहीं करेगा। लबनान के ऊपर अटैक अभी तक जारी हैं, कल के दिन भी अटैक लबनान के ऊपर हुए हैं। एक्सपेंशन के हवाले से उसका कोई बयान ऐसा नहीं है कि मैं उससे बाज आ जाऊंगा। तो फिर खित्ते में मुकम्मल तौर पे तो अनरेस्ट का खात्मा नहीं है। देखिए, ये बात बड़ी वाज़ेह है। उसमें इसराइल इंपॉर्टेंट तो ज़ाहिर स्पॉइलर तो है, लेकिन इसमें मसला ये है कि जब ईरान और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि इसराइल के अंदर बहुत सारी चीजें तब्दील होती हुई आपको नजर आएंगी। आपने देखा कि अमेरिका ने जब से कोई अटैक नहीं किया सीज़फायर के बाद, तो इसराइल की तरफ से कोई अटैक नहीं हुआ। अब उसमें बहुत कुछ इसराइल का स्टेक के ऊपर है, बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत कुछ स्टेक के ऊपर है। आप जानते हैं कि उनके यहाँ एक इलेक्शन है, उस इलेक्शन को लेकर वो बहुत कुछ कर रहे हैं। फिर उनके ऊपर जो उनका ट्रायल है उसको उन्होंने कहा भी कि वॉर चल रही है, उसको आप पोस्टपोन करें। तो मेरा ख्याल ये है कि अब इस जंग का पहला पैमाना हमें ये रखना चाहिए कि क्या 21 तारीख को जो सीज फायर है क्या वो एक्सटेंड हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो एक्सटेंड हो जाती है इसका मतलब ये होगा कि बातचीत होगी। हाँ, ये बहुत अच्छा है जो आज खबरें आई कि इस्लामाबाद में या जनेवा में दोबारा से मुज़ाकरात हो सकते हैं। अच्छी बात अगर ऐसा होता है। अगर ऐसा ना भी हुआ तो मैं इस चीज पे यकीन रखता हूं कि अब कम्युनिकेशन के चैनल्स खुल चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन ना हो रही। उसकी वजह क्या है? दुनिया ने वॉर के अंदर इस वॉर की जो कॉस्ट है वो देख ली है। अगर उन्होंने वो कॉस्ट देख ली है तो इसका मतलब ये होगा कि अब वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा से उस कॉस्ट की तरफ जाएं और दुनिया को और सबको वो भुगतना पड़े। अब सबको इसमें से एग्जिट चाहिए। अमेरिका को एग्जिट चाहिए। ईरान तो जाहिर है वो नहीं चाहेगा ना, वो तो पहले भी बाय चॉइस वॉर के अंदर नहीं गया, उस पर मुसल्लत की गई। सो वो भी चाहेगा कि जो वॉर है ये ना हो। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो हमारा जो डेलीगेशन सऊदी अरब जाना है, जाने वाला है और फिर कतर जाना है, ये जंग का ही मंजरनामा है या फिर सिर्फ दोस्त मुल्क को जो पहले दोस्त था और अब भी शायद दोस्त है उसको पैसों की वापसी के हवाले से ये दौरा है, या फिर इस दौरे की वजूहात हम बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर देखें? मैं यासिर इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से मत देखें, इसको अरबों के पर्सपेक्टिव से देखिए। हमारा मई का इम्तिहान था, हम उस पर सुरखरू हुए, लेकिन ये जो अभी हालिया पूरे का पूरी एपिसोड थी अगर आप देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जो मुतासरा फरीक है वो अरब मुल्क है। सऊदी अरब की जहां तक बात है, सऊदी अरब पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। आपने देखा चंद रोज पहले खबर आई कि वहां पर पाकिस्तान ने अपने कुछ डिप्लॉयमेंट्स की हैं, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ। ये सऊदी अरब की वजारत खारजा, वजारत दिफा ने ऐलान किया, फिर उनके जो पाकिस्तान में सफीर है नवाफ मालकी साहब, उनकी जानिब से ऐलान हुआ। उसमें कुछ सरप्राइजिंग है नहीं। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट मौजूद है और ये बहुत मौकों पे कहा गया कि अगर कोई ऐसा उनकी सलामती को खतरा हुआ तो हम जाएंगे। जहां तक बात है कतर की, तो कतर के साथ वज़ीर आज़म साहब ने कोऑर्डिनेट किया, उनके साथ कम्युनिकेट किया। पाकिस्तान सब एतमाद में ले रहा है। दो मुल्क इससे थोड़े खींचे खींचे नजर आ रहे हैं, उसमें बहरीन है, यूएई है। देखिए, इन मुल्कों को इस बात की रियलाइजेशन हुई है कि अमेरिका उनकी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। अमेरिकन बेसिस होना, अमेरिकन फौज की वहां पे प्रेजेंस होना उनके लिए सिक्योरिटी की बजाय उनके लिए लायबिलिटी है। सो जब आपके पास लायबिलिटी होगी तो आप किसकी तरफ देखेंगे? आप देखें ना, इन सब मुल्कों में से सबसे ज्यादा सिक्योर कौन फील कर रहा था? सऊदी अरब फील कर रहा था। क्यों? इसाक डार साहब की तकरीर सुने जो रेड फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर की। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी कहा कि आप रेस्टोरेंट का मुजाहरा करें। हमने ईरान को भी बहुत कहा कि आप हमें मजबूर ना करें। और उसके बाद आपने देखा कि 2 बार राब्ता हो चुका है। जब आप मैं बात कर रहे हैं तो 2 बार राब्ता सऊदी अरब का और ईरान के जंग के बाद हो चुका है। सो मेरा ख्याल ये है कि अब ये बात बहुत बड़ी बात होगी। सिफाती मामलात में बहुत मुहतात रहकर बात करनी चाहिए। हमें तो जरूरत होगी, हम तो कहेंगे चले हमारी इकोनॉमी उस तरह से हमारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन सच्ची बात यह है कि अब हमसे ज्यादा अरबों को पाकिस्तान की जरूरत। अच्छा उमर, एक चीज़ और कि आज से अगर 1-1.5 साल पहले चले जाए, मार का हक से पहले भी चले जाए, तो उस वक्त पाकिस्तान बारे जो तासुर था, अंदरूनी तौर पे भी बैरूनी तौर पे भी, जो चाहे मगोइयाँ थी, जो इल्ज़ामात थे, जो तानाजनी थी, जो नज़रियात का इख्तलाफ था, सभी को मालूम था। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता अब जो पाकिस्तान की पोजीशन हो चुकी है कि आपको पैगामात जर्मनी से भी आते हैं, आपको तशक्कुर पाकिस्तान के नारे ईरान से सुनने को मिलते हैं, यूनाइटेड नेशन आपकी तारीफ कर रहा है, बरतानिया आपके कसीदे गा रहा है, सऊदी अरब आपके साथ खड़ा है, कतर आपके बारे में बात कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आपकी मदासराई कर रहा है और दुनिया के बेशुमार ममालिक के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। अब नजरियाती इख्तलाफ रह गए एक तरफ 1-1.5 साल पहले। अब तो सिर्फ यही हो सकता है कि भाईजान इनसे ही क्यों
ये जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है इनसे ही क्यों, सिर्फ यही बाद में रोग रह जाता, इसके अलावा तो कोई और नहीं। लेकिन एक काम तो है जो पाकिस्तान से लिया गया है, इसके बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है बैनुल-अक़वामी हलकों की, अगर चहमगोइयों, सरगोशियों और बबांगे दोहल होने वाले बयानात को मद्देनजर रखा जाए तो? यासिर देखें, जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात होते हैं उसमें सिर्फ मफादात होते हैं, उसमें ना किसी की तारीफ होती है, ना कोई दोस्ती होती है, ना कोई दुश्मनी होती है। या मफादात के हामी होते हैं या मफादात के मुखालिफ होते हैं। कोई शक नहीं है कि मार्के हक के बाद पाकिस्तान की पोजीशन में बहुत फर्क पड़ा है, हम बहुत प्रोमिनेंट हैं, हम ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक प्रोमिनेंट पोजीशन लिए हुए हैं। खासकर इस वॉर के दौरान पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त एक फॉरेन पॉलिसी थी कि हमने अपने दोस्त मुल्कों को भी मेंटेन रखा, हमने अमेरिका का एतमाद दिया और हमने एक रास्ता पैदा करने की कोशिश की। ज़ाहिर है पूरी की पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल, मिलिट्री, जो भी डिप्लोमेट्स हैं, सब तारीफ के मुस्तहिक है। लेकिन जहां तक ये सवाल है ना मुस्तकबिल को लेकर, देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसे मौके पहले नहीं आए होंगे। हमारे पास मौके आए, अगर आपको याद हो एक ऐसा मौका भी था जनरल मुशर्रफ कहते थे कि मैं जब चाहूं मैं बुश को फोन कर सकता हूं। लेकिन जब आप डोमेस्टिकली इस्तेहकाम नहीं लेकर आएंगे, यहाँ पर माहौल साजगार पैदा नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब कहता है $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, भाई कहाँ करवानी है, यहाँ स्टेबिलिटी तो लेकर आओ, यहाँ चीजें ठीक कराओ। उस इंटरनेशनल कामयाबियों को लोकल सतह पे ट्रांसलेट करना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हमें उसी तरह से जैसे हमने बहुत स्पिरिट का मुजाहरा इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर किया है, हमें लोकली भी उसी स्पिरिट का मुजाहरा करना है, उसी नेक नीति का मुजाहरा करना है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन। अच्छा, अगर मौजूदा सूरत हाल देखें तो आपको तबाह करने वाले, आपसे खुन्नस रखने वाले, आपके बारे में सही नज़रियात ना रखने वाले बहुत से मौजूद हैं। बिलखुसूस अगर भारत की बात की जाए, इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जयशंकर कहाँ पर मौजूद थे, मार्को रूबियो को कौन कह रहा था कि हमारे मुल्क आके दौरा करो, दोहा के अंदर कौन मौजूद था, ये सभी को मालूम है। पसे पर्दा कोशिशें तो जारी थी, 40 दिन सकूत तारी रहा, कुफ्ल लगे रहे ज़बानों के ऊपर। लेकिन जब दुनिया ने ये देखा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जंगबंदी हो चुकी है, तो उसने आके भारत ने कहना शुरू कर दिया कि हम ही कहते थे कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। तो इस सूरत हाल में हमें उस पहलू को भी किस हद तक मद्देनजर रखना है कि कोई खुराफाती उनसर नुमाया ना हो, क्योंकि एक आध खबर जो है वो BLA के हवाले से इस वक्त गर्दिश कर रही है। तो आने वाले दिनों में खतरात इस ज़मन में क्या हो सकते हैं? देखिए, जब आप इतनी अच्छी स्टेज के ऊपर हो, दुनिया आपकी तारीफ कर रही हो, आप सेंटर ऑफ अटेंशन हो, सब आपकी तरफ देख रहे हो, तो ये कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अनएक्सपेक्टेड हो। और आप इंडिया जो आपका दुश्मन है, और वो तो पिछले साल की एम्बैरेसमेंट नहीं भूला ना। अगर हम ये समझें कि वो शरारत नहीं करेगा, बहुत सारे महाजों के ऊपर शरारत नहीं करेगा, तो ये हमारी खाम ख्याली है, वो जरूर करेगा। हमें उस पर तैयार रहना चाहिए। उसका एक ही हल है कि हमें अपने घर को इन ऑर्डर करना है, हाउस को इन ऑर्डर करना है, यहाँ पे चीजें करनी है। इंडिया वाला फैक्टर पहले भी था और इंडिया वाला फैक्टर आइंदा भी रहेगा, उस पर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडिया का फैक्टर पहले भी था, वो आइंदा भी रहेगा, उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जो मेन स्ट्रीम के अंदर आ चुका है और अभी हमने जो उड़ान भरी है, तो इसका इस्तेहकाम जो है उसको मुंतकिल करना है अपने अवाम तक भी, अंदरूनी हालात तक भी। और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की, वो काबिल सताइश है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अगर अमन होता है तो उसका किरदार हमारा जो है वो मुस्बत अल्फाज में याद रखा जाए। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड, किसी और मेहमान, किसी और मौजू के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।